हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के हमारे चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। आप लोगों का पहला चैप्टर जो है, आज मैं आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा। ये बेसिकली सेफ्टी के ऊपर है, तो आज ये पार्ट 1 रहेगा। और बेसिकली हम लोगों को सेफ्टी के बारे में पढ़ना है ना, कि सेफ्टी हम लोगों को बेसिकली जो है सेफ्टी बहुत ज़रूरी है ना। तो हमें सेफ्टी के बारे में आज पढ़ेंगे। ये जो पहला चैप्टर है हम लोगों का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, ये पहले साल में, ये देखिए ये जो पहला चैप्टर है हम लोगों का, आपको पहला चैप्टर दिखाते हैं। देखिए, ये सुरक्षा के लिए ही है, मतलब हम लोग को सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सेफ्टी नहीं रखते हैं, सुरक्षा नहीं रखते हैं, तो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग। देखिए, हमारा इसमें पहला टॉपिक परिचय है। आज हम लोग परिचय करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये सेफ्टी है क्या, है ना। तो जैसे कि इस पर लिखा हुआ है, जैसे इसको पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी ट्रेड, यहाँ से शुरू करते हैं। किसी भी ट्रेड की सफलता और प्रगति सुरक्षित कार्यक्षेत्र तथा उसके कार्यरत कारीगर के उत्तम व्यवस्था पर निर्भर करती है। यही कारण है कि प्रत्येक ट्रेड में कारीगर की सुरक्षा और उसके उत्तम व्यवस्था स्वास्थ्य को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में से संबंधित कार्यों के लिए सर्वप्रथम विद्युताकार इलेक्ट्रीशियन स्पेशली को अपने कर्तव्य के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। इससे हम लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि स्पेशली जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनको सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बिना सेफ्टी के अगर कोई भी काम करते हैं, बाय मिस्टेक ऐसा कुछ भी होता है, तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। तो फिर आगे देखते हैं यहाँ से। एवं कार्यशाला में घटित होने वाली घटनाओं व उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम का नॉलेज भी होना हम लोगों को ज़रूरी है। मान लीजिए कोई मोटर बना रहा है, तो मोटर बनेगा कैसे, उसका जो कनेक्शन कैसे होगा, हमें कनेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, तब हम मोटर में हाथ लगाएंगे, काम करना शुरू करेंगे। अदरवाइज हमें उसके बारे में पहले जानकारी लेना अति आवश्यक है। यहाँ से उसके उपरांत ही एक विद्युतकार अपने कार्यों को सही दिशा प्रदान कर सकता है। तो समझ में आ रहा है, अगर आपको नॉलेज रहेगा तभी आप किसी मशीन को अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। अदरवाइज वो बनाने के बजाय और बिगड़ जाएगा, ख़राब हो सकता है। चलिए दूसरा टॉपिक यहाँ से हम लोग देखते हैं, विद्युत। विद्युत क्या है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि विद्युत क्या है, तो हम लोग उसका इसे डिफिनेशन दे सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, परंतु इसे अनुप्रयोग जैसे वैद्युतिक बल्ब, हीटर, मोटर इत्यादि में इसका अनुभव किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग विद्युत कहते हैं। और बेसिकली विद्युत को हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे विद्युत बल्ब जला करके, हीटर चला करके, मोटर चला करके हम लोग इस तरीके से उसे महसूस कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, विद्युत के कुछ प्रभाव जैसे विद्युत धारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बिजली चमकना आदि का प्रयोग भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों में किया जाता है। ये सब इसका प्रभाव है जो आपको देखने को मिल सकता है। जो विद्युत धारा आपको देखने को मिल सकता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जनरेटर मोटर के अंदर जो होता है, चुंबकीय प्रेरण, वो चीज़ आप लोगों को मिल सकता है। आसमान से जो बिजली कड़कती है वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का रूप है। आप लोगों को विभिन्न ये सब चीज़ मतलब देखने को मिल सकता है, और इसका उपयोग जो है भिन्न भिन्न कार्यों में किया जाता है, अलग अलग जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे तीसरा आपका टॉपिक जो है ये है विद्युताकार, यानी कि इलेक्ट्रीशियन। तो आप इलेक्ट्रीशियन टॉपिक में देखिए, तो हम लोग का जो तीसरा टॉपिक है विद्युताकार, इलेक्ट्रीशियन। तो देखिए, एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य क्या होना चाहिए और उसका उपकरण, मतलब वो एक इलेक्ट्रीशियन आखिरकार कहते किसको है, हम लोगों को ये समझना है। तो देखिए, विद्युत चालित उपकरण जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य करने वाले कारीगर विद्युताकार कहलाते हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि जो भी आदमी मोटर को रिपेयर करता है, जनरेटर रिपेयर करता है, बनाता है उसे, या फिर निर्माण करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एवं, यहाँ से देखिए एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसे विद्युताकार ट्रेड, यहाँ से विद्युताकार ट्रेड कहलाता है। मतलब हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो भी, मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आखिरकार करना क्या होता है, एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य क्या है ना, ये सब चीज़ों को इस टॉपिक में कवर किया गया है। तो आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और आगे चलते हैं, अब देखिए अगला टॉपिक यहाँ से देखिए,
ये हमारा अगला टॉपिक है विद्युताकार के कर्तव्य। देखिए एक विद्युताकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए। 1986 का जो रूल है, इलेक्ट्रिसिटी रूल है, उसका हम लोग अपने इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का रूल बना 1986 में, उसके अनुसार एक इलेक्ट्रिशियन का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से विद्युताकार राष्ट्रीय वर्गीकरण DGET 1986 के नियमों के अनुसार सॉरी एक योग्य विद्युताकार के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। जैसे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले में विद्युत संबंधी कार्य करने से पूर्व विद्युताकार को सुरक्षा सावधानियों की उचित जानकारी होनी चाहिए। आप अगर कोई भी वायर छूने जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं, है ना, या छीलने जा रहे हैं, तो उसके पहले आपको एक सुरक्षा उपकरण आपको क्या होनी चाहिए, जूता होना चाहिए, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, सर पे हेलमेट होना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि हमें कोई भी काम करने से पहले कौन सी सुरक्षा सावधानी हमें रखनी चाहिए, है ना। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। कारखानों, यहाँ पे कारखानों, कार्यशाला और बिजली गृहों, मतलब जहाँ से हम लोग बिजली जनरेट होती है ना, वहाँ से। उसके बाद व्यावसायिक संयंत्र तथा रिहायशी मकानों में प्रयोग होने वाले विद्युत यंत्रों तथा उनके संयोजनों एवं फिटिंग्स की स्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण आदि की जानकारी होना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है आपको कि जो भी आप करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन है, उसका कर्तव्य होना चाहिए, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए 4 नंबर टॉपिक जो है, सॉरी उसी का 3 नंबर जो पॉइंट है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए विद्युत परिपथ के स्थापन के विवरण आदि के लिए रेखा चित्र विनिर्देश का अध्ययन करना, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायग्राम होता है, वो डायग्राम को आपको समझ में आना चाहिए, या फिर आपको बनाना के पड़े तो उसको बना करके आप किसी को समझा पाएँ, आप कैसे कैसे वायरिंग करेंगे या कैसे कैसे किसी मोटर का फिटिंग करेंगे, उसका आप एक डायग्राम बना सकते हैं, या फिर डायग्राम समझना आना चाहिए। एक इलेक्ट्रिशियन का कर्तव्य के अंतर ये भी आता है। चौथा नंबर पर देखिए विद्युत यंत्र जैसे मेगर, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, आवृत्ति मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर आदि में उत्पन्न दोषों की जाँच करने और उन्हें ठीक करने भी आना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है। अगर किसी भी ऐसा मतलब मशीन है, जैसे हम लोगों को मेगर है, मेगर किस चीज़ के हम लोग इंसुलेशन टेस्टर के लिए यूज करते हैं, तो मेगर का यूज क्या होता है, और उसको अगर मान लेते हैं मेगर में आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें उस प्रॉब्लम को भी ठीक करना है, और मेगर से जो हम लोग चेक कर रहे हैं उसको कैसे चेक करना है, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रिशियन का ये भी कर्तव्य है। 5वें नंबर टॉपिक में देखिए किसी उपकरण में ब्रेक डाउन होने पर उनमें उत्पन्न त्रुटियों को ज्ञात करना। अगर मान लेते हैं जैसे हमारा एक DG है ना, जनरेटर है, तो उस जैसे अभी बहुत सारा एडवांस जनरेटर आ गया है, तो उसमें क्या होता है, आप देखिएगा कहीं होटल में या हॉस्पिटल में सब में जाइएगा ना, बड़ा बड़ा जगह पे, तो देखिएगा वहाँ पे DG लगा रहता है। जब आपका ओवरलोड होगा तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक डाउन हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाएगा, आपका जनरेटर बंद हो जाएगा। तो ये सब त्रुटि क्यों हो रहा है उसको हम लोग जांच करते हैं। मतलब ये तो आपको एग्जांपल दिए हैं इस तरीके से, तो ये भी हम लोगों को इलेक्ट्रिशियन को नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखिए 6 नंबर पॉइंट में BIS, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो है अपने इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जो एक रूल बनाती है इंडिया में कि क्या अपने को मतलब कहाँ यूज करना चाहिए इसको, जैसे लाइट हमें कहाँ लगाना चाहिए, है ना, बल्ब कहाँ लगाना चाहिए, ट्रांसफार्मर कहाँ लगाना चाहिए, उसका हाइट कितना होना चाहिए, इस चीज़ को BIS जो है डिसाइड करता है। तो देखिए BIS की संतुष्टियों और IE नियमों के अनुसार व्यावसायिक वायरिंग की स्थापना करना। मतलब इस नियम के अनुसार हम लोगों को स्थापना करना वायरिंग, मतलब कि बताया ना अभी थोड़ा पहले कि लाइट हमें कहाँ लगाना है, बल्ब कहाँ लगाना है, कितनी हाइट होनी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट में देखिए ट्रांसफार्मरों और मोटर्स की वाइंडिंग तथा रिवाइंडिंग करना। हम लोगों को ट्रांसफार्मर में अगर कोई फॉल्ट आता है या मोटर में कोई फॉल्ट आता है या फिर कॉइल जल जा रहा है, तो उसको वाइंडिंग करना आना चाहिए, रिवाइंडिंग करना है। मान लीजिए कोई मोटर खराब हो गया तो उसको रिवाइंड कैसे करना है, कितना नंबर तार लगेगा, ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए एक इलेक्ट्रिशियन को। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में देखिएगा, पॉइंट नंबर 8 में केबलों को जोड़ना तथा LT मतलब लो टेंशन लाइन। तो लो टेंशन जो होता है 440 से नीचे होता है, उसको लो टेंशन हम लोग बोलते हैं। तो लो टेंशन ओवरहेड लाइन मतलब जो सड़क के ऊपर से जा रहा हो, ओवरहेड लाइन को स्थापित करना आना चाहिए, है ना। ये भी इलेक्ट्रिशियन के कर्तव्य हैं। उसके बाद 9 नंबर टॉपिक में देखिए विद्युत भू इलेक्ट्रोड की रचना, भू चालक यंत्रों का अतः संयोजन स्थापित करना भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट में देखिए वैद्युतिक उपकरणों में प्रयुक्त बैटरियों की चार्जिंग डिस्चार्जिंग अथवा बैटरी डिस्चार्जिंग अवस्था का ध्यान रखना एवं उनकी मरम्मत की विषय में जानना। हम लोग का बैटरी का मान लीजिए बैटरी हमारा क्या चार्ज है, नहीं कितना चार्ज नहीं है, उसका अगर कोई प्रॉब्लम होता है इसमें चेक करना है, बैटरी में पानी है कि नहीं, ये सब चीज़ों का नॉलेज भी हमें होना चाहिए कि बैटरी हमारा सही है कि नहीं, उसके चेक करने भी आना चाहिए, है ना। उसके बाद 11 नंबर टॉपिक है वैद्युतिक परिपथों की जानकारी होना तथा वैद्युतिक पैनलों का संचालन करना।
जो वैद्युत पैनल होते हैं आपके घर में, जो मेन स्विच लगा होगा वो उसे पैनल कहते हैं। तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपके पैनल में मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि चाहिए बस बार में से किसी वायर को कनेक्शन कर दीजिए, अब बस बार की जगह पे आप चेंज ओवर स्विच खोल करके उसमें कनेक्शन कर दिए। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें पहले तो हर पार्ट्स का नाम जानना चाहिए, पैनल क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, एमसीसीबी क्या होता है, इन सब चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रिशियन का कर्तव्य है। अब देखिए अगला टॉपिक यहाँ पे, अगला जो टॉपिक है ये है प्रशिक्षण के बाद वैद्युतकार से अपेक्षित योग्यता। एक इलेक्ट्रिशियन की, ये एक वैद्युतकार की योग्यता क्या होनी चाहिए, हम लोग वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे समझाया गया है। इलेक्ट्रिशियन का 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात एक वैद्युतकार से नियमित योग्यताओं की अपेक्षा की जाती है। मतलब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिशियन हैं, हम लोग 2 साल का कोर्स कर रहे हैं ना, इस तरीके से ये चीज़ बताया जा रहा है कि आपकी योग्यता होना चाहिए 2 साल का। ऐसे समझिए कि आपको नॉलेज होना चाहिए 2 साल का, ताकि आप एक इलेक्ट्रिशियन या एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन कहलाने के काबिल रहेंगे, है ना। उसकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इसमें भी देखिए अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि भारत विद्युत नियमों के अनुसार वायरिंग करना आना चाहिए आपको। भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके अनुसार चिन्हों संकेतों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए स्विच का क्या सिंबल है, सॉकेट का क्या सिंबल है, ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए भारतीय विद्युत नियमानुसार घरों की सभी प्रकार की वायरिंग होना चाहिए। जैसे घर में कंडक्ट वायरिंग होता है, केसिंग कैपिंग वायरिंग होता है, इस तरीके से अलग अलग टाइप की वायरिंग होती है, उन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए 4 नंबर पॉइंट में भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार ओवरहेड लाइन पर कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे कि ओवरहेड लाइन में जैसे कि जो पोल पर वायर्स होते हैं 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसका वायर कैसे डालते हैं, उस पर कौन सा इंसुलेटर लगेगा, उसको नट बोल्ट से कैसे कसेंगे, पोल को कैसे माउंट करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ आना चाहिए आपको। उसके 5 नंबर पॉइंट में देखिए भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार अर्थिंग करना आपको आना चाहिए। एक अच्छी अर्थिंग कैसे होती है वो आपको आना चाहिए कि एक अच्छी अर्थिंग कैसे करें, अर्थिंग के कितने टाइप होते हैं, ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में देखिए मोटर नियंत्रण के लिए सरल वैद्युतिक परिपथों का परीक्षण और प्राप्त दोषों को ठीक करने की जानकारी होना। मान लेते हैं आपके मोटर में कोई प्रॉब्लम आता है या फिर आपको मोटर को नियंत्रण करना है, रोकना है या बंद करना है, तो उसका नॉलेज होना चाहिए। आपके मोटर आवाज़ कर रहा है या फिर वाइब्रेशन हो रहा है, चल नहीं रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है उसे ठीक करने आना चाहिए। उसके बाद ये सब आपके 2 साल का जो योग्यता होगा, जो आपके यहाँ ट्रेनिंग जो अभी कर रहे हैं, आप ITI कर रहे होंगे, तो ITI में जो सिखाया जाता है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, उसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही तो आपको दिया जा रहा था। इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट में आप देखिए सभी वैद्युतिक मशीनों की रिवाइंडिंग करने की पूर्ण जानकारी होना चाहिए आपको, इन सब चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखिए 8 नंबर में देखिए सभी प्रकार के DC एवं AC परिपथों को तैयार करने में सक्षम होना। मतलब आप समझ रहे हैं, DC एवं AC परिपथों मतलब कनेक्शन करने आना चाहिए, तैयार रहें आप, सक्षम रहें उसके लिए। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट में देखिए 9 नंबर पॉइंट में भारतीय नियमों तथा BIS के अनुसार व्यावसायिक वायरिंग स्थापित करने की अवश्य जानकारी होना चाहिए आपको। ये नहीं कि पाइप कहीं ठोक दिया, बोर्ड कहीं ठोक दिया, तिरछा उर्छा लगा करके कैसे भी अपने मर्जी से लगा करके चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो आपका कस्टमर होगा वो आपसे बिगड़ जाएगा, आपसे फिर अगले बार से काम नहीं कराएगा। होता क्या है, उस तरीके से आप मार्केट नहीं पकड़ पाएंगे, आपका एक अच्छा बिजनेस नहीं हो पाएगा, आप एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं कहेंगे, आपकी डिग्री की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आपका नॉलेज समझ होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए 10 नंबर में देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर, 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटरों की वाइंडिंग, मरम्मत, रख रखाव आदि की पूर्ण जानकारी होना जरूरी है ना। ये सब भी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं होता है रख रखाव का, कि आपको मोटर को कैसे रखना है, उसका रख रखाव, मेंटेनेंस, साफ सफाई होना चाहिए, टाइम पे उसमें वायरिंग करना है आपको, इन सब चीज़ों को अच्छा से आप करेंगे, जितना अच्छा से उतना आपके मोटर की, जनरेटर की, अल्टरनेटर की लाइफ ज़्यादा बढ़ी रहेगी, है ना। देखिए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्षेत्र, जो इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है उसका क्षेत्र जो है वो देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक NCVT होता है, इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना। तो देखिए NCVT के द्वारा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 2 वर्षीय प्रशिक्षण में उपरांत प्रशिक्षणों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं, है ना। तो इसके अंदर मतलब ये कोर्स है जो हम लोग कर रहे हैं ITI 2 साल के, वो करने के बाद आपको रोजगार के लिए निम्नलिखित अवसर मिलते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। देखिए ये सारे ऑप्शन है, इतने सारे 8 ऑप्शन जैसे इसमें दिखाया गया, और भी ऑप्शन है जैसे अपने यहाँ DRDO है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बिजली विभाग है ना, इस तरीके से बहुत सारा है। तो देखिए जैसे इसमें 1 नंबर टॉपिक में दिया गया है, क्या दिया है, स्थानीय विद्युत बोर्ड जो आपका है, जैसे यहाँ दिया ना स्थानीय विद्युत, जैसे हम लोग बिहार है तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इस तरीके से UP
यूपी में होंगे आप, तो यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। इस तरीके देखिए स्थानीय विद्युत बोर्ड, रेलवे टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट तथा दूसरी राजकीय और अर्ध राजकीय संस्था या फिर प्राइवेट संस्था जो होती है उन सब चीज़ों में। उसके बाद दूसरा में देखिए फैक्ट्रियों में विद्युताकार सार्वजनिक व्यक्तिगत, मतलब आप अपने रूप से भी और आप अपने से भी और किसी कंपनी में भी के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद होटलों में, अस्पतालों में, सिनेमा घरों, सभी भवनों आदि में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद वैद्युत दुकानों पर वैद्युतिक साधनों की मरम्मत करने के लिए आप जैसे देखे होंगे आपके गांव में गर्मी आती होगी तो लोग पंखा मोटर बनवाने के लिए जाते होंगे, दुकान करके भी आप मरम्मत कर सकते हैं। उसके बाद स्विच गियर, फैक्ट्री में पैनल बोर्ड पर वैद्युतिक नियंत्रण गियर्स और स्विच का समुच्चयन करने के लिए जो होता है, जैसे कि होता क्या है, जैसे बड़े बड़े कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि एक इलेक्ट्रिशियन को रखा जाता है स्पेशली, जैसे लाइट आपका कट गया तो उसको जनरेटर चालू करना होता है, लाइट आ गया तो जनरेटर को ऑफ करना होता है, कोई मशीन में आवाज़ कर रहा है तो उसे देखना होता है, उसको रिपोर्ट बना करके आगे देना होता है रिपोर्ट, और मशीन को मेंटेनेंस में डालना होता है। इस सब चीज़ को एक इलेक्ट्रिशियन करता है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 6 नंबर में ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में वाहनों की वायरिंग एवं उनके विभिन्न पुर्जों की मरम्मत करना। जैसे वाहन में, ऑटोमोबाइल में जैसे क्या जाता है आपका, जैसे कि बैक लाइट हो गया, फ्रंट लाइट हो गया, उसका स्टार्टर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। बैटरी जो हो गया, बैटरी का कनेक्शन हो गया, इन सब चीज़ों का, बैटरी खराब है अच्छा है, ये सब चीज़ों को बनाने आना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट में। 7वां नंबर में देखिए घरेलू साधनों का निर्माण करने वाली फैक्ट्रीज में घरेलू साधनों के समुच्चयन में, जैसे जो भी घरेलू के लिए उपयोग क्या होता है, जैसे कि हीटर हो गया, मोटर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब चीज़ों में भी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद 8 नंबर में देखिए प्रसिद्ध कंपनियों में घरेलू साधनों में के सर्विस मैकेनिक्स है ना के रूप में भी आप काम कर सकते हैं 2 साल के सर्टिफिकेट लेने के बाद एनसीपीटी से। यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उपरोक्त वर्णित रोजगारों के अतिरिक्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से प्रशिक्षित विद्युताकार स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने में भी सक्षम होता है। जैसे कि आप स्वयं का रोजगार कर सकते हैं, दुकान कर सकते हैं, खुद का ठेका लेकर के गाँव में जो लोग इलेक्ट्रिशियन के काम करते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जिसका वर्णन नीचे दिया गया है, देखिए इसके नीचे में इसके बारे में और भी बताया गया और भी डिटेल से, चलिए देखते हैं। देखिए ये स्वरोजगार के बारे में खुद अगर आप करते हैं तो आपके लिए खुद मतलब हो गया कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए एनसीवीटी द्वारा इस ट्रेड का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात पशु अपनी इच्छानुसार निम्न रोजगार भी प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 नंबर में देखिए 1 नंबर पॉइंट में विद्युताकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विद्युत स्विच गियर और मोटर की मरम्मत के लिए सेवा केंद्र स्थापित करना। समझ रहे हैं आप, घर के वायरिंग में जो भी स्विच गियर ये सब लगता है, स्विच सॉकेट है ना, बल्ब होल्डर, ये सब आप उसका दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद आप मोटर मरम्मत कर सकते हैं, जनरेटर, वाटर पंप, ये सब जो होता है ना, ये सब चीज़ आप दुकान खोल के कर सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में देखिए दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे होटलों, रिसोर्टों, उसके बाद अस्पतालों, बैंकों आदि में वायरिंग स्थापना की अनुरक्षण ठेकेदारी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताएं, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक में देखिए वैद्युतिक पैनलों के उप समुच्चयन के निर्माण के लिए ठेकेदारी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में देखिए घरेलू तथा व्यावसायिक वायरिंग स्थापना की ठेकेदारी कर सकते हैं। जैसे कि जिसको बोले ना अभी हाउस वायरिंग के लिए आप ठेका लेकर के जो गांव में लोग काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, आप उससे भी ठेकेदारी कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पॉइंट में देखिए 5वें नंबर पॉइंट में सरल इलेक्ट्रॉनिक गेट्स की मरम्मत कर सकते हैं, गेट की मरम्मत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में देखिए घरेलू साधनों की सेवा अनुरक्षण तथा मरम्मत, ये भी मतलब जो घर के अंदर जो है वायरिंग इंस्टॉलेशन हो गया उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कोई लाइट नहीं चल रहा है, फैन नहीं चल रहा है, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। 7 नंबर में देखिए वैद्युतिक हार्डवेयर के लिए दुकानदारी एजेंसीज आप खोल सकते हैं, जैसे कि स्विच सॉकेट का दुकान खोल सकते हैं, एसी, हीटर, मोटर, कूलर, ये सब आप बेच सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर में देखिए विशिष्ट क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण के ऑडियो, रेडियो, टीवी कारीगर बनना, ये भी आप कर सकते हैं 2 साल के ट्रेनिंग करने के बाद। उसके बाद इसमें कुछ नीचे दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से भी। उपरोक्त दिए गए बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि यदि किसी कार्यवश विद्युताकार को रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो वह अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने में पूर्णतः सक्षम होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक कि आपको ये क्लियर हो गया। चलिए आगे चल के देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अब दुर्घटना से संबंधित है हम लोग का अगला चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी चैप्टर नहीं है, टॉपिक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को नोट भी कर लीजिए आप लोग VVI करके। देखिए दुर्घटना एक अनियोजित तथा अनियंत्रित घटना है
जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना बनी रहती है। वैद्युतिक कार्य करते समय की जरा सी असावधानी दुर्घटना के कारण बन सकती है। समझ रहे हैं? जैसे कि आप मान लेते ग्लव्स नहीं पहनते हैं और किसी वायर को छू लिए, उसमें करंट रहा तो आपको तो इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो आप इस तरीके से मर भी सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे दुर्घटनाओं का कारण क्या क्या रीज़न हो सकता है दुर्घटना होने का। देखिए यहाँ पे देखिए टॉपिक अलग अलग दिया गया है। देखिए यहाँ कार्य क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है। यहाँ से अलग अलग टॉपिक दिया गया है, आपको टॉपिक दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी ऊपर में जो असावधानी लिखा हुआ है ये एक टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए असावधानी में आपको क्या क्या हो सकता है अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो और क्या सकता है। देखिए कारखानों में होने वाली अधिकतर दुर्घटनाओं कार्य के दौरान की गई असावधानी के कारण होती है। जैसे कि असावधानी बताया ना, जैसे ग्लव्स न पहनना, जूता नहीं पहनना, हेलमेट नहीं पहनना, इन सब कारण हो सकता है। कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर को अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसको ध्यान में से करना चाहिए, और आप जो कर रहे हैं मान लेते हैं आपके साथ कोई हेल्पर है तो उसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। और वहाँ पे जो भी लोग हैं उस एरिया का अड़ोस पड़ोस में, अगर मान लेते हैं कि आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि ऊपर से गिर जाए किसी के सर के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है और ध्यानपूर्वक आपको काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक देखिए यहाँ से, यह है अरुचि। अरुचि मतलब कि मान लीजिए आपको काम करने का मन नहीं हो रहा, इंटरेस्ट नहीं है आपको काम में, तो आपको उसके कारण भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे कि देखिए यहाँ कभी कभी कारीगर कार्य में रुचि खो बैठता है। ऐसे समय में दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। होता क्या है, जैसे कि आपको कोई काम करने का मन ना हो, आप नींद आ रहा हो मान लेते हैं, या फिर कहीं से कॉल आ रहा हो और आप बात करने में लग जाते हैं और बात भी कर रहे हैं काम भी कर रहे हैं, इस चक्कर में भी दुर्घटना हो सकती है। या फिर देखिए तीसरा नंबर पॉइंट में है जल्दीबाजी में क्या होगा, कारखाना मालिक दबाव के कारण या अपने अधिक लाभ के लिए कारीगर आवश्यकता से अधिक जल्दी कार्य करता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद समझ में आ रहा है ये सब चीज़, जल्दीबाजी में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कोई काम को नहीं करना है, सोच समझ करके आराम आराम से काम को करना है। उसके बाद देखिए अज्ञानता, अगर आपको नॉलेज नहीं है काम में, है ना, अगर मान लेते हैं आपको आधा अधूरा नॉलेज है और आप काम करने चल देते हैं तब भी दुर्घटना हो सकती है। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, उपकरण या मशीन की पूर्ण जानकारी न होने पर उसके साथ छेड़छाड़ करना अथवा उसका परिचालन करना भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण हो सकता है। मान लेते हैं किसी मशीन का आपको नॉलेज नहीं है, बटन ऑफ का दबाना चाहिए, आप ऑन का दबा दिए तो होगा क्या, मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई चीज़ टूट सकता है, कोई चीज़ फंस सकता है, इस तरीके से दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है उत्सुकता। उत्सुकता आपको मतलब काम में उत्सुकता जो है, यहाँ पे देखिए उत्सुकता मानो स्वभाव में बसी है, परंतु इस पर कारखानों में कार्यरत कारीगरों को अंशुक लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उत्सुक व्यक्ति जल्दी दुर्घटना का शिकार होता है। उत्सुक मतलब सुस्त व्यक्ति कहना चाह रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं तो भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा है, अगर आपका मन नहीं हो रहा तो आप जाइए आराम से रिलैक्स होकर के पहले सो जाइए, फिर सही से काम करिए, रुचि के साथ काम करिए, उत्सुकता से काम ना करें। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे असुरक्षित हस्त औजार, जो भी जैसे कि आपका पिलास है उसका जो हैंडल है उसे इंसुलेटेड होना चाहिए प्रॉपर। आपका जो ये जो है स्क्रू ड्राइवर वो प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि छीला कट्टा नहीं होना चाहिए। तो हस्त औजार जो है असुरक्षित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को इसमें बताया गया। देखिए कोई कारखानों में मशीन का रख रखाव ठीक से न होने के कारण मशीनें असुरक्षित अथवा अवस्था में भी प्रयोग होती रहती है, जो अवश्य ही एक दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसी प्रकार असुरक्षित हैंड टूल से भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे दस्ता फटा हुआ, जैसे कि दस्ता फटा हुआ, हथौड़ा या फाइल तथा मशरूम हैंड चीजल आदि, इन सब चीज़ फटा टूटा कटा ये सब नहीं होना चाहिए। इन सब का प्रॉपर्ली रख रखाव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो इसमें जगह सिंबल में दिखाया गया है, देखिए इस तरीके से टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ पे मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये इस तरीके से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर होना चाहिए। चीजल पे देखिए ये जो है ऊपर कटा हुआ है, टुकड़ा फटा है, ये इस तरीके से नहीं, आप पकड़ेंगे और मारेंगे, मान लीजिए चीजल यहाँ से छटकता है तो आपके हाथ पर लग सकता है। ये जो आपका जो
फाइल है, फाइल का हैंडल देखिए, हैंडल ऐसे फटा हुआ है, इस तरीके से फटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका हैमर में इस तरीके से कील नहीं, कांटे नहीं निकला होना चाहिए। इस तरीके से हैमर का जो ये बीट है, जो चोट मारने वाला है, वो इस तरीके से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो देखिए अभी अगर मान लीजिए इसका हैंडल अच्छा नहीं होता अगर, तो आपके हाथ में लग जाएगा इस तरीके से ब्लडिंग होने लगेगी, इस तरीके से आपका नुकसान हो जाएगा, दुर्घटना हो सकता है, हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। देखिए इसमें समझ में आ रहा है, चित्र के माध्यम से बताया गया है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए उसी में आगे दिखाया गया है यहाँ पे असुरक्षित लेआउट। असुरक्षित लेआउट जो होता है असुरक्षित लेआउट में जो होता है, देखिए कारखानों में विभिन्न मशीनों स्थापित करते समय उनके उपयोग उनके उनके लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए, है ना। कोई काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरा खुला जगह होना चाहिए, पर्याप्त जगह होना चाहिए, क्योंकि कई बार अपर्याप्त स्थान होने के कारण भी दुर्घटना घट सकती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप आगे देखिए, कार्य करने का अनुप्रयुक्त तरीका। कार्य जो आप कर रहे हैं उसको पूरा अच्छा से करें, है ना। इस तरीके नहीं कि आप कैसे भी वायर को जोड़ जाड़ दिए, बस काम करने लगे, आप उसको छोड़ दिए, फिर कल होकर के वायर टूट करके भी दुर्घटना हो सकती है। देखिए उसी को यहाँ पे बताया गया है, अनजाने में कई बार कारीगर काम करने का अनुप्रयुक्त तरीका अपना लेते हैं, जो दुर्घटना का एक प्रमुख कारण होता है, ठीक है। तो इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है स्वच्छता की कमी। स्वच्छता की कमी से भी कारण दुर्घटना हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप इसको भी देख लेते हैं, जैसे कार्यशाला में कार्य करने के उपरांत शॉप फ्लोर या मशीन की ठीक से सफाई न होने के कारण भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे तेल पर पैर स्लिप होना, कहीं भी ठोकर लग जाना आदि। समझ रहे हैं, सब चीज़ों को आपको मशीन सब साफ सफाई होना चाहिए, कहीं भी तेल नहीं गिरा होना चाहिए, सब जगह प्रॉपर्ली बोर्ड लगा होना चाहिए। इस तरीके से दुर्घटना नहीं होगी। उसके बाद तीसरे नंबर टॉपिक में देखिए दुर्घटना का चांस कम होगा, ये सब चीज़ होता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, इसमें क्या है, अनुशासन की कमी। अगला पॉइंट है अनुशासन की कमी। देखिए अनुशासन, आपको प्रॉपर्ली शासन होना चाहिए वहाँ पे, मतलब कि कौन सा वहाँ पे अगर कोई भी काम कर रहा है उसके लिए आदमी होना चाहिए। जैसे कि सेफ्टी इंजीनियर होता है आपको कंपनी में, जानते होइएगा सेफ्टी इंजीनियर, वहाँ सेफ्टी इंजीनियर हो, आपको इंस्ट्रक्शन दे के आपको ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, इसे करना है, वैसे करना है, सब प्रॉपर्ली आपको बताने वाला होना चाहिए। देखिए अनुशासन ना होने के कारण कर्मचारी आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं, जो कई बार दुर्घटना का कारण बन सकता है। क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं, हंसी मजाक करने के कारण आपका ध्यान वहाँ से हट जाएगा और वो दुर्घटना का एक कारण बन सकता है। उसके बाद आप अगला टॉपिक देखेंगे यहाँ से। उसके बाद अगला टॉपिक है असुरक्षित। इसमें देखिए असुरक्षित पहनावा आपको क्या होना चाहिए, ये देखिए ढीला ढीला कपड़ा, टाई, ढीला कपड़ा, ज़्यादा आपका कपड़ा जो है ढीला नहीं होना चाहिए, टाई नहीं लगाना चाहिए आपको। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी मशीन में आप काम कर रहे हैं, किसी मोटर को रिपेयर कर रहे हैं, अचानक से चालू हो गया, जैसे किसी जनरेटर को आप रिपेयर कर रहे हैं, जनरेटर चालू है, आपका टाई फंसेगा, इस तरीके से आपका दुर्घटना हो सकता है। उसके बाद मफलर आदि का उपयोग कारखानों में वर्जित होना चाहिए, मतलब वर्जित होता है, प्रॉपर्ली होना भी चाहिए वर्जित। क्योंकि आप किसी भी कारण से आपका कपड़ा लूज है, किसी मशीन में खींच लिया, या फिर आप टाई मफलर बांधे हुए हैं, आपको पता चला किसी मशीन में फंस गया, तो इस तरीके से आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। कारखानों की आवश्यकता के अनुसार अनुरूप ही कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कारीगर के लंबे बाल भी मशीन के में फंसकर दुर्घटना का कारण बन सकता है। आपको बाल भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, कंपनी का जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है, उसमें रहना चाहिए, ताकि दुर्घटना से आप भली भांति बचे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो बता ही चुके हैं आपको। अतः कारीगर को कार्यशाला के अनुरूप ही सुरक्षित कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया। आपको देखिए इस चित्र में दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए ईयर प्लग प्रॉपर्ली आपको होना चाहिए, है ना, फाइबर कैप होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए टाई ना पहनना चाहिए, देखिए यहाँ पे साफ साफ में दिखा, देखिए टाई नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टाई स्लीव और ट्राउज़र, है ना, ये सब किस तरीके से पहने हुए हैं, इस तरीके से आपको पहनना है, एकदम अच्छा से पूरा फिटिंग होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद देखिए उंगलियों में रिंग ना पहने, उंगली में आप अगर रिंग पहनते हैं तो वो भी आपका दुर्घटना का कारण हो सकता है। उसके बाद सेफ्टी शू है, देखिए नीचे में सेफ्टी शू भी आपको प्रॉपर पहनना चाहिए, जिससे आप शॉर्ट सर्किट से भली भांति बचे रहेंगे। देखिए यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है ना, कार्यशाला में कार्य करने हेतु कारीगर का उपयुक्त पहनावा। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है, देखिए प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। देखिए जो आप यहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया है मशीनों पर परीक्षार्थी कारीगर जहाँ टूल कटाई करता है उस स्थान पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण भी दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। तो अगला टॉपिक देखिए खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष सावधानी न होना।
ये भी आपका दुर्घटना का कारण हो सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत से कारखानों में विस्फोट, है ना, ये सब चीज़ ये बहुत ज़्यादा होता है आजकल, आपको सुनने को मिलता होगा। जैसे कि आपको इन सब चीज़ों से जैसे देखना चाहिए कि कोई पेट्रोल डीजल तो ऐसे गिरा हुआ तो नहीं है, कहीं तेजाब तो नहीं है, कोई ज्वलनशील जो है, देखिए यहाँ पे कोई ज्वलनशील या जहरीली गैसें का प्रयोग किया जाता है ना। तो जो भी होता है इन सब चीज़ों को सावधानी से करना है। और यहाँ पे देखिए कारखाने में जब भी इस प्रकार के पदार्थ को प्रयोग में लाया जाए तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा ये दुर्घटना का कारण बन सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अस्वस्थ या थकान, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छे नहीं है, तबीयत सही नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं काम कर करके, हाँ, तो भी आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको आराम कर लेना चाहिए, थोड़ा सा हाँ रेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि आप फ्रेश हो जाएं, फिर अच्छे से काम कर पाएँ। नहीं तो ये भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कभी कभी श्रमिक आर्थिक तंगी के कारण बीमार या कमज़ोर होते हुए भी कार्य पर आ जाते हैं, तथा चक्कर खाकर या कमजोरी के कारण मशीन पर गिर पड़ते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है, इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, और आपके ऐसी स्थिति में आपको इन सब चीज़ों की सावधानी बरतनी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक, नशे की आदत स्पेशली ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए नशे की आदत, बहुत से कारीगर नशे की आदत के शिकार हो जाते हैं, तथा कभी कभी नशे की अवस्था में ही कारखाने में चले जाते हैं। ऐसे कारीगर स्वयं तो दुर्घटना के शिकार होते ही हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा हो सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि नशा आपको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और किसी कंपनी फैक्ट्री में आप काम करते हैं तो इस तरीके से इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ देखिए, अतः स्पष्ट है कि दुर्घटनाओं का सही प्रकार से ज्ञान होना ही उनसे बचने का एक उपाय है। सही विधि से सही स्थान पर ही सही कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि आप दुर्घटना से भलीभांति बचे रहेंगे। चलिए ठीक है, अब इसके आगे अगला टॉपिक जो है ये अब दूसरे पार्ट में कल कवर कराएंगे आप लोगों को। तो अब यहीं से अपने वीडियो ख़त्म करते हैं। अब अगला टॉपिक आपसे कल मिलेंगे, फिर कल यहाँ से आगे आपको पढ़ाएंगे। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब। देखिए आप लोगों को जो भी चीज़ समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे बताना है। हम और बेहतर तरीके से आप लोगों को क्लियर कर पाएंगे और अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे। तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारी वीडियो की। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।